नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग बायोम कंप्लीट कर रहे थे। उसका पहला टाइप में हमने वन संपदा पढ़ा है। वन के अंतर्गत हमने 4 प्रकार के वन पढ़े। उसके बाद उसी वन के अंतर्गत दूसरा पार्ट आ जाता है आपका पर्णपाती वन। ये लेक्चर नंबर 6 हो सकता है आपका, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ाया तब 5वां लेक्चर था। अब ये 6वां लेक्चर है आपका आज। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि आज हम सेकंड टाइप या पहले का ही सेकंड टाइप देख रहे हैं, तो वो है पर्णपाती वन। ठीक है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन क्या होते हैं तेजी से देख लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं। ये शीतल जलवायु के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब ये बताइए, शीतल जलवायु कहाँ पाई जाएगी? उसके तटीय प्रदेशों की बात कर रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये शीतल जलवायु की बात कर रहा है, मतलब कि उत्तरी साइड में शीतल जलवायु पाई जाती है और वहां पे उसके तटीय क्षेत्र में, मतलब एक तो यहां मिले ये, ठीक, ये लाइन में रहो, फिर यहां ऐसे कर दो, और उसके तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है ये, ठीक, यहां पे ये तटीय क्षेत्र होगा, ये भी तटीय क्षेत्र हो सकता है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम अगर देखें, इसी प्रकार से हम देखें, हमने ये फिगर पूरी तरह से डिस्कस तो कर ही लिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक, अभी हम फिर से नीचे आ जाते हैं। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन की भी बात की। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, जैसे बताया ना, अलास्का उत्तरी साइड मिलता है, दक्षिणी चिली, इनमें ये व्याप्त हैं। और यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से होते हैं? वालनट, मैपल, ये देख लीजिए, वालनट, मैपल, एस, चेस्टनट आदि पाए जाते हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचाव के लिए इनकी पत्तियां तो वैसे भी सहायक होती है, कॉमन बात है, आप दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन क्या होते हैं? तो ये पहली बात तो ये समझ लीजिए, मिलते कहाँ हैं? ब्राजील में, मध्य अमेरिका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, सागवन, शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख यहाँ वृक्ष भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वनों के बाद सर्वाधिक विविधता इन्हीं में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे, सवाना बायोम। पहला देखा वन बायोम, उस बायोम के अंदर देखा सदा हरित वन, उसके बाद मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसके और पार्ट में भूमध्य सागरीय वन क्या होता है, शंकुधारी वन देख लिया। फिर हमने पहले ही सदा हरित वन के दूसरे पार्ट में देखा पर्णपाती वन, उसके भी 2 पार्ट हैं, मध्य अक्षांशीय वन पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन हमने देख लिए हैं। अब हम लोग सवाना सेकंड टाइप देखेंगे। तो सेकंड टाइप में आपका है यहाँ आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, आर्द्र भी होती है, आर्द्र मतलब बहुत गर्म होना, शुष्क मतलब रह रह कर बारिश हो, गर्मी के साथ साथ रह रहकर बारिश होती है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है, पाई जाती है। यह पार्कलैंड भूमि है, यहाँ भूमियों के क्षेत्र में यंत्र तंत्र कुछ ही वृक्ष रहते हैं। 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। और वेनेजुएला में इस बायोम को लानूस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत, ब्राजील और पूर्व ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें मिलती हैं। सवाना बायोम के अंतर्गत ही हम और अगर बात करें तो सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में सूखे को सहने की क्षमता होती है और बहुत विविधता नहीं होती। यहाँ पर वही जर्नल जो आप जानते हैं, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसे, ये जानवर तो आपको पता है कि जंगलों में कैसे मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनमें पारिस्थितिकी संतुलन का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। थर्ड, घास भूमि बायोम, तीसरा टाइप। इसके अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं, अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय आर्द्र भूमि। तो मैंने जैसे बताया, अर्ध शुष्क मतलब कि पहली बात तो ना तो गर्म होगा ना तो ठंडा होगा और रह रहकर बरसात भी होगी,
महाद्वीपीय घास भूमि की बात करें तो यह वनस्पति लेनेटेना और बुफैलो घास, सूर्यमुखी, लोको घास आदि के नाम से भी जानी जाती है। ये रूस में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ब्राजील में कैंपोस और यूक्रेन तथा दक्षिणी और पश्चिमी रूस में भी स्टेपी ही बोला जाता है। अगर हम नीचे आ जाएं, मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि मतलब गर्म घास भूमि की बात करें तो उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये लंबे सघन मैदान है। उत्तरी अमेरिका में ये प्यारी, दक्षिणी अमेरिका में ये पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुस्तास कहते हैं। आप ये चीजें नोट करिए, रट डालिए फिर से एक बार। उत्तरी अमेरिका में प्यारी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्तास कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इस माइंड मैप की पीडीएफ लेनी है तो आप ऑनलाइन जा कर के अरोड़ा आईएएस जैसे ही डालेंगे आपको बहुत सारी बुकों के ऑप्शन मिलेंगे। इन्वायरमेंट की बुक भी आ चुकी है, आप चाहें तो उसको परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर मोड दे सकते हैं। याद रखिए, सेलेक्टिव पढ़ के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके आप तैयारी करेंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको मरुस्थलीय बायोम के विषय में बताया था। उसके पहले घास बायोम को कंप्लीट किया था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं ये बताया था। तब तक वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। तो आज ये आपका 6 लेक्चर है और इसमें हम लोग आपको कुछ मरुस्थलीय बायोम के विषय में, टुंड्रा बायोम के विषय में और उसके कुछ सब टाइप बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मरुस्थलीय बायोम क्या होता है? ठीक है, मरुस्थलीय बायोम क्या होता है? ठीक, यह वनस्पतियों का प्रायः अभाव होता है। बस इतना याद रखिए कि मरुस्थल में वनस्पतियां नहीं होती। बाबुल, खजूर, झाड़ियां ये आदि यहाँ पर मिलते हैं। टुंड्रा बायोम की बात करें, 60 अंश अक्षांश के ऊपर के एशियाई और यूरोपीय भाग और अमेरिकी भागों में ये वनस्पति बहुत विरल है। विरल मतलब दूर दूर होना। विरल मतलब समझते हैं ना कि बहुत कम मिले, ये तो बहुत दूर दूर मिले, ये सब भी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर केवल अगर बात करें तो लाइकेन, एल्गी, जंगली झाड़ियां बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, जिनका वर्धन ग्रीष्मकाल के केवल 3 महीने तक ही होता है। मतलब बढ़ना, वर्धन मतलब समझ रहे ना, बढ़ जाना, बढ़ना या फिर ग्रोथ करना, वही वो 3 महीने तक ही सीमित है। रेडियार टुंड्रा क्षेत्र का प्रमुख पशु है। रेडियार के विषय में सुन रखा होगा आपने। यहाँ के मूल निवासी एस्कीमो कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? एस्कीमो, एस्कीमो कहे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पता होता कि यहाँ के मूल निवासी एस्कीमो कहे जाते हैं तो डिक्टो वर्ड के ऊपर आप देखिए, इसी के ऊपर यूपीपीसीएस 2022 में कुछ 2022 और 21 दोनों में क्वेश्चन आया। 22 में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा और 21 में यूपी पीसीएस में पूछा कि स्कीमो मतलब पेयर बनाया, उसके बाद एक जगह पर स्कीमो भी दिया कि ये कहाँ की जाती है। तो अगर आपको ये पता होता कि ये टुंड्रा बायोम की वनस्पतियों में से है और ये ऊपरी 60 अंश के ऊपर अक्षांश में पाई जाती है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इनको इसका आंसर ला सकते थे। तो याद रखिए कि छोटी छोटी ही चीजें हमें विजय दिलाएंगी एग्जाम में। घास भूमि की अगर हम बात करें तो पहले ही बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। अमेरिका, यूक्रेन आदि में यह पाया जाता है। वर्षा के साथ शीतोष्ण स्थिति भी बनी रहती है यहाँ पर। यहाँ पाए जाने वाले जीवों में बाइसन, मृग और पशुकृतज्ञ, प्यारी कुत्ता, भेड़िया, ये दुनिया भर की, ये तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल चीजें हैं कि जानवर मिलना, उसके बाद लकड़ियाँ मिलना, ये तो सब जगह सब जंगल में होता होगा ना, कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा।
तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे जलीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये आपका जलीय क्षेत्र है। आगे जलीय क्षेत्र की बात करेंगे। जलीय परतंत्र की बात करें अगर हम, तो मेरे ख्याल से पारिस्थितिकी, घास भूमि और जलीय क्षेत्र, तो बायोम का जो बचा हुआ था वो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी समझ लीजिए कि इस लेक्चर मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अभी नया टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है, यहाँ से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जलीय क्षेत्र, लेकिन वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। एक वीडियो में बायोम जैसे पढ़ाया है तो बायोम को ही रहने दीजिए, कोई दूसरा टॉपिक मिक्स करेंगे तो फिर समझने में आपको भी दिक्कत होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको उम्मीद करता हूँ कि जलीय क्षेत्र अच्छे समझ में आए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बैरियल द्वीप क्या होते हैं, तटरेखा क्या होता है, सागरीय परतंत्र, संक्रमणकालीन परतंत्र, स्वच्छ जलीय परतंत्र, मतलब टोटल जल के विषय में हमें पूरी रिसर्च करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर पे काम कर रहे हैं, और इकोलॉजी में हम लोग अभी बायोम ख़त्म करके आए हैं, और आज आपका ये 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जलीय परितंत्र को देखेंगे। वास्तव में जल का किसी परिस्थिति या जिसको आप इकोलॉजी कहते हैं उससे कैसा संबंध होता है, उसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और इस डिटेल की चर्चा में मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूं कि आप भी पढ़ रहे होंगे। आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को देखते रहिए, आपकी इकोलॉजी कंप्लीट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो खुद पर विश्वास बनाए रखिए, संघर्ष जारी रखिए, जब तक जीत नहीं जाते तब तक मत छोड़िए। आइए स्टार्ट करते हैं, जलीय क्षेत्र की बात करते हैं। जलीय क्षेत्र में पहली बात तो पूरी तरह इसका सिस्टम समझ लीजिए, पढ़ना कैसे है। जलीय परितंत्र की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के में डिवाइड किया जाता है। पहला है स्वच्छ जलीय परितंत्र, अलवण, जिसमें किसी प्रकार से नमक की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है। संक्रमणकालीन परितंत्र होता है, जो कि 2 या 2 से मैंने आपको बताया था, संक्रमण का मतलब ये होता है ये इनके बीच के जो जगह होगी उस जल की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये मान लीजिए लवणीय है, ये मान लीजिए आपका अलवणीय है, तो उनके बीच के जो पानी होंगे उनकी बात कर रहे हैं, वो कैसे होंगे। इसी प्रकार से सागरीय परितंत्र की बात कर ली हमने। अब एक बात समझ लीजिए कि एक तरफ हमने सागरीय परितंत्र रख दिया, एक तरफ शुद्ध परितंत्र रख दिया, बीच में संक्रमण रख दिया, तो यही तो बता रहा है। ठीक, और ये जलीय परितंत्र में आपका आ जाएगा, जलीय परितंत्र के 2 पार्ट में, उसके बाद तीसरा पार्ट आपका संक्रमणकालीन। स्वच्छ जल परितंत्र, अलवण जलीय परितंत्र में हम बात करें तो स्थिर या रुका हुआ जल, तालाब, झील, ये सब होते हैं। बहता हुआ जल की अगर बात करें तो झरने, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं, नदियां, ये सब उसमें आ जाते हैं। अगर हम संक्रमणकालीन परितंत्र की बात करें तो ये भी 3 प्रकार से होते हैं। स्टचुरीज होती हैं आपकी, वेटलैंड्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं। अगर हम स्टचुरीज की बात करें, ज्वारंद मुख, कुछ लोग इसको शुद्धतः पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि कोई चीज़ दुनिया में कठिन नहीं है। शुद्ध भाषा में पढ़ने के लिए रोक के थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे स्लोली पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है। ज्वारंद मुख, ये शुद्ध होगा। स्टेचुरीज, आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं, और मैग्रो को परितंत्र कहते हैं। ठीक, मैग्रो परितंत्र ये संक्रमणकालीन के सब टाइप हैं। उसके बाद सागरीय परितंत्र में अगर हम आए तो ये भी 4 टाइप के होते हैं। खुला समुद्र, ओपन ओशियन, मूंगे की चट्टान, कोरल लीफ, बैरियल द्वीप, बैरियल आइसलैंड, तटीय रेखा, शोर लाइन। ठीक, शोर
लाइन। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा सागरीय, संक्रमणकालीन और स्वच्छ जल ये कितने पार्टों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें स्थलीय परितंत्र के समान ही जलीय परितंत्र का भी एक स्वरूप होता है, और जलीय परितंत्र तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जलधारा, लवणता आदि से प्रभावित होता है, जिस प्रकार से स्थलीय परितंत्र आपका होता है। तो कुछ डिफरेंस होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, जरूरत सब चीज़ों की होती है। अगर हम बात करें जलीय परितंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो इसमें पहला कारक है तापमान। स्थलीय भाग की तुलना में जल में तापमान परिवर्तन स्थलीय भाग की तुलना में जल में तापमान परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। धीमी गति से इन द सेंस, एक बार पानी अगर गर्म हो गया तेजी से, एक बार पानी पहले तो गर्म में मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से तो गर्म नहीं होगा, अगर गर्म हो गया तो ठंडा बहुत आराम से होगा, तुरंत ठंडा नहीं कर सकते। अगर वो नेचुरल अवस्था में ठंडा करना चाहते हो तो अब ये कह दो कि हम उसमें ला करके एक लोटा पानी या फिर एक गिलास पानी, या फिर आप कह दो कि समुद्र से में पानी गर्म होता है उसमें एक नया पानी मिला दे तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो सकता है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में क्या ये कहता है कि पानी देर से गर्म भी होगा और देर से ठंडा भी होगा। वही चीज़ है कि स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग में परिवर्तन बहुत धीमा होता है। तापमान में बदलाव जलीय जीवन को प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, तापमान के द्वारा निर्धारित होता है कि किस जीव की संख्या में बढ़ोतरी होगी तथा किसका आकार कम होगा। तापमान ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जल के अंदर जो टोटल ही मतलब प्रकाश पे डिपेंडेंट होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 दिन मौसम खराब होने की वजह से सूर्य न निकले तो उनकी मृत्यु भी होने लगती है। तो वही कह रहा है किसी जीव की संख्या में बढ़ोतरी होगी या किसका आकार कम होगा। औसत तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन भी जलीय परितंत्र का विनाश कर सकता है। यही आजकल चल रहा है। हम आते हैं सेकंड नंबर पर, सूर्य के प्रकाश। सूर्य प्रकाश का जलीय परितंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर गहराई तक की बात करें, जैसे जैसे जलीय तंत्र की गहराई बढ़ती जाती है सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है। 200 मीटर के बाद सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही कम हो जाता है और इसको अप्रकाशीय क्षेत्र बोला जाता है। ये ऑलरेडी हो चुका है। प्रकाशीय क्षेत्र में संश्लेषण श्वसन क्रिया दोनों संपन्न होती हैं, जबकि अप्रकाशीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। अप्रकाशीय क्षेत्र वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रहने वाले प्राणियों में अवसादों पर ही निर्भर रहते हैं, और इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया संपन्न होती है। वो भी इसलिए होती है कि उनको सांस तो लेना ही है। मछलियाँ अंदर रहती हैं लेकिन सांस लेती हैं, कोई गलफड़े के द्वारा लेता है या कोई और किसी के द्वारा, मतलब बहुत अलग अलग प्रोसेस है सबके जलीय परितंत्र में। इसी प्रकार से लवणता की अगर हम बात करें, जलीय परितंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में ये भी है। जलीय परितंत्र की बात करें, इसके आधार पर विभाजित किया जाता है। लवणता का प्रभाव उस परितंत्र के प्रजाति और पादप पर पड़ता है। बहुत ज़्यादा लवणता हो गई तब भी जीव मर जाएंगे, बहुत कम लवणता हो गई तब भी जीव मर जाएंगे। तो कहने का संतुलन बनाने के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है। विभिन्न जलीय परितंत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु पादपों में भिन्नता होती है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जल में घुलनशील ऑक्सीजन भी एक कारक है। स्वच्छ पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 0.0010% होती है, और जिसे 10% अगर हम बात करें, जिसे 10% या 10 भाग प्रति लाख या 10 ppm से भी निरूपित किया जा सकता है। स्थलीय परितंत्र की तुलना में जलीय परितंत्र में लगभग 150 गुना कम ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कारण है कि वो जलीय परितंत्र है, हम स्थलीय परितंत्र में है, तो 150 कम गुना ऑक्सीजन होगी। तो वहाँ पेड़ पौधे अंदर होंगे, लेकिन उस तरह से जिस हिसाब से हम ऑक्सीजन पा रहे हैं वहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि श्वसन क्रिया जिस स्पीड में यहाँ हो रही है पानी के अंदर में हो, जरूरी नहीं, मतलब होती ही नहीं है। अभी आप पानी में कूद जाइए, छोड़ दीजिए ना, 2 मिनट के अंदर आपकी श्वसन क्रिया ऊपर यमराज के पास स्टार्ट हो जाएगी। तो जलीय परितंत्र में ऑक्सीजन वायु द्वारा, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पहुंचती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। यदि जलीय परितंत्र में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। फिर से सुन लीजिए
कि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है, पहली चीज। दूसरी, यदि जलीय परितंत्र में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, यदि जलीय परितंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। ये कॉमन सी बात है। लास्ट है पोषक तत्व की बात करें तो अत्यधिक पोषक तत्वों की वृद्धि से सुपोषण की समस्या भी यहाँ पर बनी होती है। जलीय परितंत्र पर पोषक तत्वों का गहरा प्रभाव पड़ता रहता है। सुपोषण क्या होता है, इसको अभी हम पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में सुपोषण होता क्या है। अब जैवमंडल के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वास्तव में जैवमंडल क्या है, ठीक है। जैवमंडल बनता कैसे है इसके विषय में मैंने बताया है। पृथ्वी में उपस्थित जैविक अजैविक घटकों से मिलकर जैवमंडल बनता है, जिसमें स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो यही है आपका, देख लीजिए, जलमंडल आपका हो गया, स्थलमंडल हो गया आपका, वायुमंडल हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जल, वायु, मृदा इसमें ही निर्मित होते हैं, जिनका बार बार पुनर्चक्रण होता है। अब जैवमंडल की बात अगर हम करें तो जैवमंडल हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटेशन है आपका। तो जैवमंडल के विषय में जैसे कि मैंने बताया कि हम पूरा पढ़ चुके हैं कैसे बनता है। जैविक समुदाय के विषय में पढ़ चुके हैं हम, समुदाय के अभिलक्षण के विषय में पढ़ चुके हैं हम, ठीक। हाँ, जातीय विविधता की हम बात कर सकते हैं। बाकी जैविक समुदाय के विषय में हम पढ़ चुके हैं, समुदाय का विलक्षण पढ़ चुके हैं। अब हम जातीय विविधता की बात करें तो जातीय विविधता के आधार पर किसी समुदाय की जातीय विविधता का निर्धारण किया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पढ़ा चुके हैं हम। प्रबल भीतीय समुदाय अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा प्रबल भीतीय समुदाय में से सबसे ज़्यादा जातीय विविधता कहाँ होती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है। ये क्वेश्चन आया है यूपी की परीक्षाओं में, इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ कई प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं, जबकि यहाँ स्टिचरीज, ज्वारंदमुख में अपेक्षाकृत कम जातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण प्रजातियों की, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण प्रजातियाँ कौन कौन है, कीस्टोन प्रजातियाँ हैं। ये देख लीजिए कीस्टोन क्या होता है। वह जातियां जो अन्य किसी समुदाय के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है, कीस्टोन होती है। वह जाति जो किसी अन्य जीव के जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे, कीस्टोन प्रजाति कहलाती है, ठीक है। फाउंडेशन प्रजाति, वह प्रजाति जिस पे किसी जीव या जाति का निर्माण होता है, वही फाउंडेशन प्रजाति होती है, ठीक है। किसी परिस्थिति में पाए जाने वाले वह प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के संरक्षण विकास में सहायक हों तथा अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में भूमिका निभाएं, बात वही है। जैसे प्रबल भीति जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। सांकेतिक प्रजाति की अगर हम बात करें तो ऐसे जीव व पौधे होते हैं जो पर्यावरण और परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इन्वायरमेंट में होता परिवर्तन वो उसका संकेत देते हैं, और उसमें अगर हम जैसे बात करें जलवायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सांकेतिक प्रजाति पर देखे जा सकते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, ये होती है एक विशाल जंतु समुदाय होता है जिसे बहुत सी प्रजाति निर्भर करती हैं। जैसे पौधों पर बहुत सी प्रजातियां निर्भर करती हैं, उसको अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। हम अगर पारिस्थितिकी संगठन के स्तर की बात करें तो पहली बात तो एटम होता है, अणु, फिर सेल होते हैं, कोशिका होती है, फिर इंडिविजुअल जीव पैदा होता है, उसी से बहुत सारी पॉपुलेशन बनती है, फिर वही एक कम्युनिटी बदल जाते हैं, कई चारों कम्युनिटी मतलब 4-5 प्रकार के जीव रहने लगते हैं, फिर उसी से एक इकोसिस्टम तैयार होता है, और यही एक बायोस्फीयर या जैवमंडल में आगे चल के परिवर्तित हो जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, किसी प्राणी का आइटम, मान लीजिए ये क्या हुआ, किसी प्राणी का निर्माण भ्रूण है, ठीक है, कोशिका सेल में उसका निर्माण स्टार्ट हुआ, वो इंडिविजुअल जीव बना और जीव कई जीवों में बदल गया,
और कई जीव कई जातियों में बदल गया, सांप हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इस टाइप में। वही आगे चलकर पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया, वहीं आने वाले वहाँ पर अगल बगल में बहुत सारे जंगल हो गए उनके रहने के लिए, उन्होंने इन चीज़ों को बनाया या प्राकृतिक रूप से उगने लगे। और आगे चल के हमने इसी को क्या नाम दिया, जैव मंडल कहा। ठीक है। संक्रमिका तथा कोर प्रभाव की हम बात करें, संक्रमिका और कोर प्रभाव की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण वाले क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं, ये पहले बता चुके हैं। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य मैग्रो क्षेत्र ये हो चुका है, जैसे ये है, अगर आप देख रहे हो ये स्थलीय क्षेत्र है आपका, ये संक्रमिका है, उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, जलीय परितंत्र में। ठीक, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य वह क्षेत्र जहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, वह क्षेत्र जहाँ अधिक जैव विविधता पाई जाती है वह क्षेत्र कोर इफेक्ट कहलाता है। ये आपका कोर प्रभाव है। सबसे ज़्यादा इसलिए विविधता यहाँ पाई जाएगी कि ये यहाँ की भी, मतलब इस साइड का अगर हम बात करें और इस साइड के दोनों के, मतलब दो साइडों का मिला करके एक बीच में, जैसे एक एंगल ये आपका बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, और उसके बीच में इसके भी गुण इसमें होंगे कोर प्रभाव में, और ये बगल में जो साइड बन में वन है इसके भी गुण होंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए दो प्रकार के वन यहाँ पर पाए गए हैं आपके, ठीक। मान लीजिए इधर भी वन है, इधर भी वन है। यहाँ पे हो सकता है कि अंगूर की खेती अच्छे से होती हो सकता है यहाँ पर आम की खेती बहुत अच्छे से होती हो। ये बीच का जो प्रभाव है यहाँ पर हो सकता है आम अंगूर दोनों एक साथ मिलते हों, लेकिन यहाँ पर अभी केवल अंगूर मिल रहा है, यहाँ पे केवल आम मिल रहा है। तो यहाँ पर आम, यहाँ पे अंगूर, लेकिन यहाँ पर जो बीच में संक्रमिका का या कोर प्रभाव का क्षेत्र है विकास का है, तो यहाँ पर आम अंगूर एक साथ पैदा होते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं होते। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं होते हैं, इस क्षेत्र में नहीं हो रहे, ना इस क्षेत्र में हो रहे हैं। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक ही हो सकता है, लेकिन कोर पे ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो परिस्थितिकी कोर प्रभाव का इफेक्ट की बात हम कर लेते हैं, संक्रमिका या कोर प्रभाव। ठीक, संक्रमिका दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमित क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। पहले घास स्थल और वन क्षेत्र, घास स्थल और वन क्षेत्र। इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। संक्रमिका की विशेषताएं अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ पर तनाव होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अन्य समुदायों से अलग होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। संक्रमिका बहुत छोटा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत विशाल जंगल और रेगिस्तान के बीच फैला हो सकता है। ठीक, कोर प्रभाव एज इफेक्ट मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया है, कोर इफेक्ट इसके पहले, लेकिन फिर भी याद रखिए दो परितंत्र में आपस में मिलते हैं और विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त हो जाते हैं जहाँ पर प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर नदी तट के किनारे घास का मैदान, पर्वत और घाटी जहाँ मिलती हैं, जंगलों के अंतिम बिंदु जहाँ होते हैं, जहाँ पर एस्चुरीज समुद्र से मिलती हैं। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना, वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर प्रभाव में कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थित है। में ये हिंदी में थोड़ा मिस टाइप है। वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र में ही स्थित है, ऐसा लिखना चाहिए था। कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है। कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता या पादप की अधिक तीव्रता पाई जाती है। ठीक, पादपों की विविधता में वृद्धि, कीड़ों में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। मैग्रो परिस्थितिकी भूमि और समुद्र का मिलन स्थल, कोरल परिस्थितिकी और अन्य उत्पादकता वाले क्षेत्र, ये सब अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा जैव विविधता से समृद्ध होते हैं।
देखिए जैव विविधता से समृद्धता, अभी हम एक पूरा चैप्टर से पढ़ेंगे। जैव विविधता मतलब होता है कि बहुत प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं, मतलब लाखों करोड़ों जीव वहाँ पर आश्रय लेते हैं और वहाँ के इकोसिस्टम को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाकर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, जो कि पृथ्वी पर सबके लिए फायदेमंद होता है। ठीक, इसीलिए जैव विविधता की बात करती हैं। पर प्राचीन और पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पर पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच उनका संक्रमित उत्पादक या संक्रामक क्षेत्रों में स्थित हमेशा से रही हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य अगर हम बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो जो कार्य होंगे हम लोग उसके विषय में एक नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।